गरीब के घर आया नया 3 मुंह वाला कांच का चूल्हा। अरे बहू तू हट जा, मैं खाना बना लेती हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने तुझे चूल्हे के पास जाने से मना किया है। देख खांस खास कर तूने क्या हालत कर ली है अपनी। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, आपको तो वैसी भी तबीयत खराब रहती है, मैं बना लूंगी खाना। माँ, आप ऐसे खांसते हुए खाना बनाती हो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। दादी, हम कब चूल्हा लाएंगे? जब घर में चूल्हा आ जाएगा तो माँ को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी ना। बहू तू तो पड़ोस वाली के साथ चूल्हा देखने के लिए गई थी ना, क्या हुआ? मैं चूल्हे की दुकान पर गई तो थी, लेकिन वहाँ बहुत महंगे महंगे चूल्हे थे। एक चूल्हा तो पूरे 3,000 रुपए का था। लेकिन वहाँ मैंने एक और चूल्हा देखा था, पता है वो 3 मुंह वाला चूल्हा था। एक साथ दाल सब्जी रोटी सब बन जाएगी, लेकिन बहुत महंगा था, पूरे 5,000 रुपए का था। 3 मुंह वाला चूल्हा छोड़, 2 मुंह वाला चूल्हा लेने की भी हैसियत नहीं है हम लोगों की। न जाने कब तक हमें इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना होगा। मुझे तो बस तेरी फिक्र होती है सबसे ज्यादा। हर गरीब को किसी न किसी चीज की हमेशा जरूरत होती है। ठीक उसी तरह इस गरीब परिवार को भी एक चूल्हे की जरूरत थी, लेकिन अपनी गरीबी और पैसों की कमी के चलते ये गरीब परिवार एक चूल्हा तक नहीं ले पा रहा था। क्या जिंदगी भर इस पूरे परिवार को इसी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा, या इस गरीब परिवार के घर में भी अमीरों की तरह बिना धुआं करने वाला एक अच्छा चूल्हा जलेगा? इसे जानने के लिए कहानी में बने रहिए। फिर से आज तड़का जल गया है। अरे बहू, आज फिर से सब्जी जला दी क्या तूने? पूरे घर में धुआं धुआं हो गया, खांसी शुरू हो गई वो अलग। क्या करूं माँ जी, ये चूल्हे की आग इतनी तेज होती है कि तेल डालते ही खौल जाता है, और जैसे ही प्याज डालो तो तड़का जल जाता है। अभी थोड़ी देर में धुआं खत्म हो जाएगा, मैंने खिड़की दरवाजे खोल दिए हैं। रोशनी इस चिलचिलाती गर्मी में चूल्हे के पास बैठकर चूल्हे के अंदर से निकलने वाले धुएं को सहन कर खांसते हुए जैसे तैसे करके खाना बनाती है। थोड़ी देर में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और अब सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। माँ, इस सब्जी का स्वाद काफी अजीब लग रहा है। आज आपने सब्जी बनाते हुए जला दी थी क्या? रोटी भी आधी आधी जली हुई है। क्या बात है रोशनी, आजकल तुम खाना ठीक से नहीं बना रही हो। जो भी बनाती हो सब जला हुआ होता है। आप तो जानते हैं ना कि चूल्हे पर खाना बनाने में कितनी दिक्कत होती है, बार बार तड़का जल जाता है, और आज तो रोटी बनाते हुए मेरा हाथ ही जल गया। ये देखिए कैसा लाल हो गया है। सुनिए जी, सरकार की तरफ से हमें 200 रुपए प्रति महीना सिलेंडर तो मिल रहा है, आप कहीं से चूल्हे का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते? कब तक मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा? मैंने तो कबाड़ी वाले को भी बोल रखा है, अगर कोई पुराना चूल्हा आए तो मेरे लिए रख ले। नई चूल्हे की कीमत तुम तो जानती हो कितनी ज्यादा है। 3-4 हजार रुपए कहाँ से लाएंगे हम नए चूल्हे के लिए? बिना चूल्हे के खाना बनाने में रोशनी को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। कई दिन गुजर जाते हैं। क्या मुसीबत है, आज फिर से ये मिट्टी का चूल्हा टूट गया। महीना भर भी नहीं हुआ था इस मिट्टी के चूल्हे को बने हुए। एक काम करती हूँ, बाहर से मिट्टी लाकर दोबारा बना लेती हूँ, सूखने में भी तो 1 घंटा लगेगा। रोशनी महीने में 1 से 2 बार मिट्टी का चूल्हा बना लिया करती थी, लेकिन हर कुछ दिनों में उसका मिट्टी का चूल्हा टूट जाया करता था, जिससे रोशनी को काफी ज्यादा परेशानी होती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दे दो ना। तुम दोनों मुंह हाथ धोकर आओ, मैं अभी खाना लगाती हूँ। दोनों बच्चे मुंह धोकर आते हैं और रोशनी प्लेट में खाना परोसती है। साक्षी और सुमन जैसे ही खाने का पहला निवाला खाते हैं, ये सारा खाना तो कितना ठंडा है। रोटी तो ठंडी होकर टाइट भी हो गई है, आप इसे गर्म कर दो ना। अरे, ठंडी दाल तो पीने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है माँ, इसे भी गर्म कर दो। बेटा, चूल्हा जलने में वक्त लगता है, और एक बार जल गया तो घंटे तक बुझता नहीं है। अभी जैसे तैसे खा लो, रात को मैं तुम्हें गर्म खाना ही खिलाऊंगी। चूल्हे की दिक्कत की वजह से रोशनी कभी कभी तो अपने बच्चों को बिल्कुल ठंडा ही खाना खिला दिया करती थी। चूल्हा जलाने के लिए रोशनी को हर 2 दिन में पास के जंगल से लकड़ी लानी पड़ती थी, लेकिन आज रोशनी का पति आनंद जंगल से लकड़ियां लेकर आता है। क्या हुआ जी, आज लकड़ी लाने में आपको काफी वक्त लग गया, और ये इतनी सी लकड़ियां क्यों लेकर आए हैं? ये तो हफ्ते भर में ही खत्म हो जाएंगी। अरे, अब सरकार ने जंगल से लकड़ी काटने पर रोक लगा दी है। इन लकड़ियों को भी मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। बाहर भी दुकान में काफी महंगी महंगी लकड़ियां मिलती है। एक तो हम चूल्हे को लेकर पहले से ही परेशान थे, और अब ये लकड़ियों की मुसीबत। भगवान भी हम पर मुसीबत बरसाने में बाज नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में उन्हें हमारा ही परिवार दिखता है तकलीफ देने के लिए। अरे रोशनी बहू, और कितना वक्त लगेगा? तू तो जानती है कि मुझे दवाई खानी होती है। डॉक्टर ने मुझे समय पर खाना खाने के लिए कहा है।
क्या करूं माँ जी, ये चूल्हे पर एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज बनेगी। अभी तो बस सब्जी ही बन रही है, रोटी सब्जी बनने में थोड़ा वक्त लगेगा ना। जब तक रोटी चावल बनेगा तब तक तो मेरी भूख ही मिट जाएगी। दवाई भी समय से खानी होती है मैं खाली पेट दवाई खा लूंगी। सुमित्रा चिढ़कर खाली पेट दवाई खाकर सो जाती है, जिससे रोशनी को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारी कर ही क्या सकती थी। हर रोज की तरह रोशनी चूल्हे पर खाना बना रही होती है। चूल्हे से निकलने वाला धुआं पूरे घर में भर चुका था और वो दरवाजे के सहारे बाहर निकल रहा था। वहीं आनंद भी जब दोपहर में खाना खाने के लिए घर आता है और अपने घर से धुएं को बाहर निकलता हुआ देखता है तो हे भगवान, ये मेरे घर से धुआं कैसे निकल रहा है? कहीं घर में आग तो नहीं लग गई? आनंद जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वो धुआं चूल्हे की आग की वजह से निकल रहा है। वहीं रोशनी बहुत बुरी तरह से खांस रही है। खांस कर रोशनी की तबीयत काफी खराब हो गई थी, जिसके चलते आज आनंद रोशनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। चूल्हे का धुआं इनके लंग्स में भर चुका है। अगर ये इसी तरह चूल्हे पर बैठकर खाना बनाएंगे तो कल को इनकी तबीयत और खराब हो सकती है। ये ज्यादा दिनों तक चूल्हे पर खाना नहीं बना। डॉक्टर की बात सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके पड़ोस में रहने वाली विद्या आज जब रोशनी से मिलने के लिए उसके घर जाती है तो रोशनी उसे सारी बात बताती है। अब क्या बताऊं विद्या, बिना चूल्हे की बहुत मुश्किल हो रही है। उस दिन मेरे बच्चों का खीर खाने का कितना मन था, जैसे ही खीर बनाई वैसे ही जल गई। बेचारे मेरे बच्चों ने जली हुई खीर खाई है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। वो शॉपकीपर मेरी जान पहचान का है, तो तुम्हें डिस्काउंट लगाकर वो चूल्हा दे देगा। अपनी पड़ोसन विद्या की बात सुनकर रोशनी काफी खुश होती है और नया चूल्हा लेने के लिए दुकान पर जाती है। लेकिन जब वहां जाकर उस चूल्हे के दाम पता चलते हैं तो वो बेचारी उदास होकर घर आ जाती है और ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। रोशनी हर रोज की तरह अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी वहां से सरकार की तरफ से कुछ सेलर गुजरते हैं। सुनिए दोस्तों, सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए स्कीम निकली है। सिर्फ 100 रुपए में लॉटरी का टिकट पाया, जिसका 4 नंबर निकला उसे मिक्सर फ्री, जिसका 5 नंबर निकला उसे सिलाई मशीन फ्री और जिसका 10 नंबर निकला उसे चूल्हा फ्री। आप सच कह रहे हैं? इस लॉटरी की टिकट में अगर 10 नंबर निकलेगा तो चूल्हा फ्री मिलेगा? बिल्कुल फ्री, उसका 1 रुपया भी नहीं लगेगा? हाँ बहन जी, बिल्कुल फ्री। लेकिन ये तो किस्मत की बात है कि आपका लॉटरी का नंबर लगता है या नहीं लगता। आप एक बार लेकर देख लीजिए। रोशनी उस सेलर की बात सुनकर जल्दी से घर में जाती है और घर खर्च के पैसों में से 100 रुपए का नोट निकालकर उस सेलर से लॉटरी का टिकट ले लेती है। तकरीबन 1 हफ्ते बाद जब रोशनी उस टिकट को लेकर उस सेलर के बताए हुए पते पर जाती है तो रोशनी को पता चलता है कि उसने लॉटरी जीत ली है, जिसके चलते वो सेलर अब उसे अपने हाथों से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मुंह वाला चूल्हा देता है, जो कि कांच का होता है। मैंने कहा था ना, किस्मत की बात होती है। आपने 3 मुंह वाला चूल्हा जीता है। मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा। जिस चूल्हे को खरीदने के लिए हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रही थी, वो चूल्हा आज मुझे मुफ्त में मिल गया है। रोशनी उस 3 मुंह वाले चूल्हे को जल्दी से घर लेकर आती है, जिसे देखकर घर में सभी काफी खुश होते हैं और अब सुमित्रा भी उस 3 मुंह वाले चूल्हे को तिलक लगाकर उसकी पूजा करती है। माँ, अब तो आप एक साथ चावल सब्जी और खीर भी बना सकती हो, है ना? इस पर तो खीर चलेगी भी नहीं। हाँ मेरी बच्ची, अभी भी नहीं। सुनिए जी, अब आप जल्दी से सरकार की तरफ से जो 200 रुपए प्रति महीना सिलेंडर वाली स्कीम है उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। अब वक्त आ गया है कि हम बस सिलेंडर ले लें। आनंद फौरन सिलेंडर के लिए अप्लाई कर देता है और 1 हफ्ते के अंदर ही उनके घर पर सिलेंडर भी आ जाता है, जिसके बाद अब रोशनी नए सिलेंडर और अपने 3 मुंह वाले चूल्हे पर सबके लिए अच्छा खाना बनाती है और साथ में उनके लिए खीर भी बनाती है। इन दिनों के बाद बिना जली स्वादिष्ट खीर खाकर पूरा परिवार काफी खुश होता है। अरे, ये खीर तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और बिल्कुल भी नहीं जली है। खाना भी काफी अच्छा बना है। मुझे तो बस मेरी बहू की फिक्र थी। खास कर क्या हालत हो गई थी बेचारी की। अब बिना खांसे मेरी बहू आराम से खाना बना सकेगी। और नहीं तो क्या माँ जी, मुझे अब खांसना भी नहीं पड़ेगा। एक साथ में ही तीनों चीज बनकर तैयार हो जाएंगी और बार बार खाना गर्म करने की भी झंझट नहीं होगी। बस गैस चलाया और हो गया खाना गर्म। कहने को तो बस एक मामूली 3 मुंह वाला चूल्हा था, लेकिन इस गरीब परिवार के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। अब रोशनी बिना खांसे बिना किसी तकलीफ के 3 मुंह वाले चूल्हे पर हंसी खुशी खाना बनाती थी। घिया ले ले, मूली ले ले, टिंडे ले ले, तोरी ले ले। आ जाओ मोहल्ले वालों, आ जाओ। सुबह सुबह की ताजी सब्जी ले लो। घिया ले ले, मूली ले ले, टिंडे ले लो, तोरी ले ले। मोहल्ले की औरतें आकर ठेले वाले से सब्जी खरीदने लगती हैं। तभी शर्मिला शक्ल बनाकर बोलती है, क्या भैया, तुम ये सड़ी गली बासी सब्जियां उठा कर ले आते हो?
एक तो तुम इस मोहल्ले में अकेले सब्जी बेचने वाले हो, उसका फायदा उठाते हो। मुझको टमाटर की चटनी बनानी थी, मगर तुम्हारे टमाटर इतने ढीले ढीले हैं, रहने तो नहीं चाहिए। सब्जी वाला अकड़कर बोलता है। अरे बहन जी, इतने बढ़िया टमाटर हैं और तुम ढीले ढीले बोल रही हो। यही टमाटर अभी 20 रुपए के पाव बेचूंगा, देखना कैसे खत्म होता है। तभी सिर पर सब्जी की टोकरी लेकर कौशल्या और मीरा नाम की 2 सास बहू मोहल्ले में आती हैं और उनको देखते ही शर्मिला उनके पास आ जाती है। अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम दोनों सास बहू की, मैं तुमको याद ही कर रही थी। तुम फिर ले आई ताजी सब्जी। इस मोहल्ले में तुम्हारी किस्मत ही कितनी अच्छी है, अपने खेत की ताजी ताजी सब्जियां खाने को मिलती हैं तुम्हें, वरना हम मोहल्ले वाले को तो इस भीरू सब्जी वाले से ही सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं। अच्छा, टमाटर है क्या? हाँ है ना टमाटर, ये देखो कितने चाहिए। अरे वाह, देखो तो कितने ताजा ताजा लाल लाल रसीले बढ़िया वाले टमाटर हैं। ऐसे टमाटर देख के तो मुझको जमाना हो गया है। 1 किलो दे दो। ये लो तुम्हारी 1 किलो टमाटर। सास बहू टमाटर देकर चली जाती है, पर शर्मिला को दोनों गरीब सास बहू से टमाटर लेते देखकर सब्जी वाले को चिढ़ मच जाती है और वो कहता है, आ गई करम जली सास बहू मेरा बोनी मारने। ये जानबूझकर दोनों इस टाइम पर आती हैं जब मैं सब्जी बेचने इस मोहल्ले में आता हूँ, ताकि मेरी सब्जी ना बिके और इनकी बिक जाए। तुम दोनों सास बहू ने मेरे पेट पर लात मारी है, पाप लगेगा, तुम देख लेना। शर्मिला को टमाटर देकर सास बहू अपने घर में चली जाती हैं और सब्जी काटने लग जाती हैं। तभी मीरा बोलती है, माँ जी आपको क्या लगता है सेठ इस बार हमारी सब्जियों की खेती के बदले कितने पैसे देगा? क्योंकि पिछले 5 साल से हमें सेठ ठग रहा है। गोलू स्कूल जाने लायक हो गया है, हमारा दूसरा बच्चा आने वाला है, सब कुछ कैसे होगा? क्या वो इस साल भी हमें हमारी मेहनत का दाम ठीक देगा? देना होगा उसे। इस बार हमारी अच्छी सब्जियां हुई हैं, उसका इतना दाम होगा कि हमारा 2 साल का गुजारा हो जाएगा। तभी बाहर से शोरगुल की आवाज आती है। ये बाहर इतना शोर शराबा किस बात का है? पता नहीं माँ जी, चलिए चलकर देखते हैं। दोनों बाहर आकर देखती हैं कि मोहल्ले की एक प्रेग्नेंट बहू को हॉस्पिटल वैन में डाला जा रहा है। वो दोनों सास बहू भी रिक्शा पकड़कर हॉस्पिटल जाती हैं, जहां चेकअप करवाने के बाद पता चलता है कि उस प्रेग्नेंट लेडी को फूड पॉइजनिंग हुई है। ये जानकर वो घर जाती हैं और शाम को वही लेडी घर आती है। जो लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा थे और बातें करते हैं, जिनकी बातें दोनों सास बहू सुन रही होती हैं। अरे पता चला इन भाभी जी को फूड पॉइजनिंग हुआ था। अरे फूड पॉइजनिंग कुछ नहीं है, वो आता है ना सब्जी वाला भीरू, उसकी बासी सब्जियों की वजह से हुआ है ये। हाँ भाई, आज ये बहन बीमार हुई है, कल हमारे बच्चे और हम भी बीमार हो सकते हैं। अब हमें कुछ करना होगा। तभी शर्मिला सास बहू को देखती है और उनसे बोलती है, अरे आप सास बहू इतनी ताजी सब्जियां उगाती हैं, तो आप क्यों नहीं बेचती मोहल्ले में सब्जियां? आपको अच्छा मुनाफा होगा। हाँ माँ जी, आप ही लोग बेचिए अपने मोहल्ले में अब हरी सब्जियां। अरे नहीं भाई, हम नहीं बेच सकते। सब्जी उगाकर पूरे साल बेचना नहीं हो पाएगा। मेरा बेटा अकेले खेत पर काम करता है, बहू भी प्रेग्नेंट है, मुश्किल होगा हमारे लिए ये सब। कौशल्या की बात सुनकर सब उन्हें मनाने लगते हैं, पर वो नहीं मानती और अपने घर में चली जाती। अगले दिन अशोक खेत पर जाता है और सेठ को अपने खेत की सब्जियां दिखाता है। पूरे खेत में हरी सब्जियां ही हरी सब्जियां थी। वहीं करेला तो कहीं कद्दू, तो किसी क्यारी में छोटे बड़े लौकी भी लगी हुई थी, तो कहीं पर पालक तो रही थी। तो सेठ जी कैसी लगी सब्जियां, कितना दे पाएंगे आप? वैसे तो कुछ खास उगाया नहीं है तुमने, पर सब्जियां अच्छी हैं। 1 लाख बहुत रहेंगे। मालिक ये बहुत कम है, इतनी तो लागत और खर्चे में निकल जाएगा। देख मैं इतना ही दूंगा, देना है तो दे, वरना मैं किसी और से बात कर लूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। इतना कहकर अशोक सेठ को भेज देता है और रात को कुछ सब्जियां लेकर घर आ जाता है और सब कुछ अपनी बीवी और माँ को बताता है। सेठ बहुत बुरा है, वो जो रकम दे रहा है हमारी सब्जियों की 1/4 रकम है, इसमें कुछ नहीं होगा। माँ जी परेशान मत होइए, सब ठीक होगा, आप सब खाना खा लीजिए। सब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद कौशल्या और मीरा वॉक के लिए बाहर निकलती है, जहाँ उसे शर्मिला मिल जाती है। कैसी हो शर्मिला? ठीक हूँ, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी सब्जी लेने। कुछ हरी सब्जी है क्या ताजी ताजी? हाँ, तोरई, करेला और कद्दू है। जरा मुझको 1 किलो कद्दू, 1 किलो तोरई और 1 किलो करेला दे दो। आ जाओ अंदर, देती हूँ। ये लो। वैसे तुमने आज सब्जी वाले से सब्जी नहीं ली?
ना बाबा ना, आज के बाद उस सब्जी वाले से कोई सब्जी नहीं खरीदूंगी मैं। तुम ही दे देना मुझे सब्जी। मैं तो कहती हूँ हमारे मोहल्ले में तुम दोनों सास बहू ही सब्जियां क्यों नहीं बेच लेती। कितनी ताजी ताजी सब्जियां बेचती हो आप लोग। पता है लोगों में लूट मच जाएगी और तुम्हारी भी बड़ी अच्छी कमाई होगी। और खेतों में इतनी ताजी सब्जी उगाती हो और तुम्हारी मेहनत का फल वो सेठ खा जाता है। अपनी सब्जियां खुद बेचो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। शर्मिला के जाने के बाद सुमित्रा अशोक से कहती है, अशोक बेटा, शर्मिला जो कह कर गई है मुझे अब ठीक लग रहा है। वैसे मोहल्ले के सारे लोग मोहल्ले में हमें कह रहे थे सब्जी बेचने के लिए। हम भी मोहल्ले में सब्जी का ठेला लगाते हैं, इससे हमारी हरी हरी सब्जियां भी बिक जाएंगी और अच्छा मुनाफा होगा। ठीक है माँ, मुझे भी यही लग रहा है। मैं खेत संभालता हूँ और आप सब्जी बेचना, ठेला मैं ले आऊंगा कल। अगले दिन दोनों सास बहू अपने खेत पर जाती हैं। इतने में अशोक ठेला ले आता है और वो दोनों उस पर सब्जियां रखकर मोहल्ले आ जाती हैं। आइए आइए, सुबह सुबह की खेत वाली ताजी ताजी सब्जियां ले जाइए और खाइए। गोभी, लौकी, तोरी, बीन्स लीजिए। ताजी सब्जियां देखकर मोहल्ले वाले खुशी खुशी खरीदने लग जाते हैं। अरे क्या बात है, कितने ताजा ताजा करेले हैं। जरा 1 किलो करेला मुझको दे देना। हाँ सच में, इन दोनों सास बहू की हरी हरी सब्जियां देखने में कितनी चमकदार और ताजी ताजी हैं। जरा मुझको भी 1 किलो लाल लाल टमाटर और आधी किलो खीरा कर देना सलाद बनाने के लिए। बहू मीरा मुस्कुराकर ग्राहक से बोलती है, बहन जी, सब्जी तो ताजी होगी ना। हम दोनों सास बहू अपने खेत में ये सारी ताजी ताजी सब्जियां उगा कर आती हैं खुद। तब तो बड़ी बढ़िया बात है। ऐसा करो, अब तुम दोनों सास बहू ही हमारे मोहल्ले में सब्जियां बेच लिया करो। तुम्हारी भी कमाई अच्छी हो जाएगी और हम मोहल्ले वालों का भी भला हो जाएगा। हमें भी सुबह सुबह की खेत वाली ताजी सब्जी खाने को मिल जाया करेगी। जी बिल्कुल। सारी सब्जियां बेचकर दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। माँ जी, देखा आपने, आज हमें मोहल्ले में अपने पहले दिन सब्जी बेचकर 1000 रुपए का मुनाफा हुआ। कल भी हम मोहल्ले में जाकर अपनी सब्जियां बेचेंगे और अब हम रोजाना इस मोहल्ले में अपने खेत की ताजी सब्जी बेचेंगे। हाँ बहू, कल सुबह जल्दी उठकर मैं खेतों में सब्जी तोड़ लेंगे और अब से हम अपने खेतों की सब्जियां उस अमीर सेठ को ना बेचकर हम खुद ही बेचेंगे। इसी तरह अब रोजाना दोनों सास बहू सुबह के 5 बजे खेत पर आकर सारी सब्जियां ताजी तोड़कर टोकरी में सजाकर मोहल्ले में सुबह सुबह बेचने आ जाती। मोहल्ले की लेडीज भी नाश्ता बनाने के लिए उनसे सब्जियां खरीदने के लिए इंतजार किया करती, जिस बात से बेईमान सब्जी वाले को चिढ़ मचने लगती है और वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता। हे भगवान, ये सारे के सारे बैंगन भिंडी तो सूख गए हैं। अगर इनको फेंक दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा करता हूँ, इनको पानी में डाल देता हूँ। ताजा लगने लग जाएंगे तो इन बासी सब्जियों को आराम से मोहल्ले वालों को महंगे रेट पे चिपका दूंगा। ये सब करके सब्जी वाला ठेला सजाकर मोहल्ले में आ जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी, घिया, मूली, पालक, गोभी। अरे भीरू भाई, जरा 1 किलो गोभी तो करना, ताजी तो है ना? हाँ हाँ प्रेम भैया जी, बिल्कुल एकदम ताजी फ्रेश गोभी है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? ताजी गोभी की शक्ल इतनी काली नहीं बल्कि सफेद होती है। और कभी तो ताजी सब्जी लाया करो यार, तुम्हारे ठेले की सारी सब्जी मुरझाई हुई है। रहने दो, हम उन सास बहू से सब्जी ले लेंगे, उनकी हरी सब्जी ताजी ताजी होती है। लो आ गई दोनों सास बहू। ठीक है, उन्हीं से ले लेना, मुझे जाने दो आगे, और भी मोहल्ले वाले हैं खरीदने के लिए। हाँ, दोनों सास बहू सब्जी का ठेला लेकर आती हैं और सब उनके ठेले को घेर कर खड़े हो जाते हैं, जिसे देख सब्जी वाला अकड़ दिखाकर आगे चला जाता है। पर आगे भी उसकी सब्जी कोई नहीं लेता, इसलिए तो वो लोगों को भड़काना शुरू कर देता है। अरे भाई लोगों, इन सास बहू से सब्जी मत खरीदो, ये अपने खेतों में इंजेक्शन वाली सब्जी उगाती हैं, खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। अरे बेईमान है ये दोनों सास बहू। मोहल्ले के लोग सब्जी वाले के भड़काने में नहीं आते और मिश्रा जी कहते हैं, अरे बस कर भीरू, अरे इस मोहल्ले में कौन ताजा सब्जी बेचता है और कौन बासी सब्जी बेचता है, ये मोहल्ले वालों को अच्छी तरह से पता है, समझा? और अब इस मोहल्ले में तेरा पत्ता हमेशा के लिए कटने वाला है, क्योंकि अब इस मोहल्ले में ये दोनों सास बहू ही हरी और ताजी सब्जी बेचेंगी। सब्जी वाले का मुंह लटक जाता है और वो अपना ठेला लेकर जाने लगता है। मैंने इस मोहल्ले वालों को कितना भड़काया, लेकिन इन दोनों सास बहू का दबदबा इस मोहल्ले में हो गया है। लगता है मेरी बासी सब्जियां इस मोहल्ले में बिकने ही वाली नहीं है। ये तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है भीरू। सब्जी वाले बेशक कम कमाओ, लेकिन ग्राहकों को ताजी सब्जी खिलाओ, समझ गए? समझ गया काकी, समझ गया। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे आप अपने मोहल्ले के सब्जी वाले से सब्जी लेना पसंद करते हैं या फिर ऑनलाइन ऐप से?
कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।